अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग दरअसल वैसे तो एक बहुत बड़ी फील्ड है ये। इसमें हम तकरीबन सारी चीजें तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू सा ले लेंगे इसमें, ताकि पता चले कि एटलीस्ट इमेज प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, इमेज प्रोसेसिंग जो है ना, दरअसल इसको आमतौर पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के नाम से भी कहा जाता है, तो एक ही चीज है ये भी। अच्छा, इमेज प्रोसेसिंग में मकसद क्या है? नॉर्मली हमारे पास इमेजेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई एक सिंपल इमेज है, उसमें कुछ फर्ज करो ABCD या कोई लाइन वगैरह बनी हुई है, तो ये जो इमेज है इसकी कुछ विड्थ होगी यहाँ पर, ठीक है। ये इसकी विड्थ होगी, ये इसकी हाइट है, ठीक है। नॉर्मली विड्थ और हाइट होती है इमेज की। ये जो विड्थ है ना, ये यहाँ पर किस तरह से रिप्रेजेंट होगी है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम चाहें तो ये एक्स एक्सिस समझ सकते हैं इसे, ये जो है ना हम वाई एक्सिस पे रख सकते हैं, जिस तरह एक ग्राफ प्लॉट हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज ये है कि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इन इमेजेस के ऊपर हमें कोई भी ऐसा काम करना हो जिसमें इस इमेज के या किसी भी इमेज के ऊपर कुछ चेंजेस कर दें हम, ठीक है, तो वो इमेज प्रोसेसिंग होती है। अब हो सकता है हम नॉर्मली इमेज को रिसाइज कर लें, ठीक है, रिसाइज इमेज कर लें, जैसे उसे जूम वगैरह हम जो कहते हैं, ठीक है, या विजिबली सिर्फ ऐसी व्यू करने के लिए हम जो जूम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो रिसाइज में हम उसे रिसाइज कर लेते हैं, या उसको क्रॉप कर सकते हैं हम, उसमें तो कोई स्पेसिफिक पार्ट सेलेक्ट करके अलग कर लिया। इमेज को ब्लर कर देते हैं, थोड़ा सा वो ब्लर शेड आ जाता है, उसमें धुंधला सा हो जाता है, इमेज फोकस से खराब हो रहा होता है, ठीक है। इमेज को शार्प कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत चीजें, ब्राइट कर देना इमेज को, या उसकी ब्राइटनेस जो है वो चेंज करना, ठीक है, उसे या डार्क कर देना, ब्राइटनेस कम करेंगे तो डार्क हो जाएगा। एक इमेज के अंदर कंट्रास्ट चेंज होती है, ठीक है, जो कलर्स हाईलाइट हो जाते हैं थोड़ा, ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें। तो ये सारे ऑपरेशंस जो है वो इमेज के ऊपर हम लगाते हैं, तो ये पार्ट है इमेज प्रोसेसिंग का। बेसिक मकसद इमेज प्रोसेसिंग का ये है कि इसका किसी भी इमेज के ऊपर कुछ चेंजेस की जाए, ठीक है, तो वो इमेज प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अच्छा, जो इमेज है दरअसल वो क्या होता है, एक इमेज बना हुआ होता है बहुत सारे पिक्सेल्स से मिलकर, ठीक है। यहाँ पर ये यूं पिक्सेल्स, तो पिक्सेल्स भरे हुए हैं इसमें। मिसाल के तौर पे अगर इस इमेज की विड्थ है फर्स्ट करो 100, सही, और इसकी हाइट है फर्स्ट करो ये भी 100 है, तो इसका मतलब 100 बाय 100 पिक्सल इस तरफ है इसमें, और 100 पिक्सेल्स इस तरफ हैं, तो इसका मतलब 100 पिक्सल की 100 रॉज हैं ये। तो इसको अगर मैं कहूं तो ये वाला पार्ट जो है ये मेरा कॉलम अगर कहूं तो इसे मैं रॉ कह सकता हूं, ठीक है। तो ये 100 पिक्सेल्स की 100 रॉज हैं, तो इसका मतलब एक्चुअल इसमें नंबर ऑफ पिक्सल होंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, जो कि 10,000 बनेंगे, ठीक है। तो यही वजह है कि मैं इसमें जो है ना इतने 100 बाय 100 के इमेज के अंदर इतने नंबर ऑफ पिक्सेल्स होंगे, और हर एक पिक्सल एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज यहां पर और देखते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास नॉर्मली जो इमेजेस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो आमतौर पे जो इमेजेस कहा जाता है वो कहते हैं एक होती है हमारे पास रास्टर इमेजेस और एक होते हैं वेक्टर इमेजेस। रास्टर इमेजेस और वेक्टर इमेजेस का मकसद क्या होता है? रास्टर इमेजेस वो होते हैं जो कि हम नॉर्मली एक्चुअल में कैप्चर कर रहे होते हैं, किसी कैमरे से या किसी स्क्रीन वगैरह को कैप्चर किया, तो वो इमेज जो कि एक्चुअल पिक्सेल्स से मिलकर बना हुआ हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ पिक्सेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या चीज बनी हुई है। अगर मिसाल के तौर पे इस इमेज के अंदर मैं यहाँ एक लाइन बनाना चाहता हूं, तो मैं इसमें सब कुछ मिटा दूंगा और इसमें सिर्फ पिक्सेल्स इस तरह बना दूंगा, तो एक एक पिक्सल का डार्क कलर कर दिया, बाकी पिक्सेल्स के लाइट कलर है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होने लगेगा। और अगर बहुत करीब कर दूं तो देखने में लगेगा जैसे ये एक लाइन बन गई, ठीक है। तो ये इस तरह पिक्सेल्स से मिलकर इमेजेस बन रहे होते हैं। तो जो इमेजेस पिक्सेल्स से मिलकर बन रहे होते हैं, ऐसे में हमें टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स की कैलकुलेशन रखनी पड़ती है कि यहाँ पर इस तरफ से जो पिक्सेल्स आ रहे हैं ये ब्लैक हैं और बाकी सारे पिक्सेल्स जो हैं वो व्हाइट कलर के हैं, ठीक है। तो अगर ये दो कलर पर है, ब्लैक और व्हाइट पे, तो मैं कहूंगा ये सारे पिक्सेल्स व्हाइट हैं, तो मुझे सारे पिक्सल की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी कि इतने व्हाइट हैं, इस जगह पर ब्लैक है, या इस रॉ में ये पहले सारे व्हाइट पिक्सल, आखिरी पिक्सल ब्लैक, उसके बाद सेकंड लास्ट वाला ब्लैक, उसके बाद उसके पहले वाला ब्लैक, इस तरह चल रहा है, बाकी सारे व्हाइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रास्टर इमेजेस में हमें पिक्सेल्स की पूरी डिटेल रखनी पड़ती है, ठीक है। जबकि वेक्टर इमेजेस में पॉइंट्स के जरिए ड्रॉ हो रहे होते हैं इमेजेस। मिसाल के तौर पे अगर ये वेक्टर इमेज होता
तो यहाँ पर क्या काम होता, हम सिर्फ ये बताते कि इतने एक्स एक्सिस से लेकर और वाई एक्सिस से लेकर यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो जैसे हम ग्राफ में लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो ये जो है ना ये चीज होता है वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर। इसमें पॉइंट्स की, लाइंस की, सर्किल्स, इन चीजों की इंफॉर्मेशन रखी जाती है, ठीक है। कलर्स ऑब्वियसली दोनों में होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जब हम कम इंफॉर्मेशन रखाएं तो यही वजह है कि इन जो इमेज रास्टर वेक्टर इमेजेस हैं, तो वेक्टर इमेजेस के अंदर इनके जो साइज है वो स्मॉल होता है, ठीक है। जबकि ये जो है ना लार्ज साइज के होते हैं। इसमें जो है ना हो सकता है एमबीज में इमेज हो, ठीक है। ये हो सकता है कि केबी में भी इमेज आ सकता है, 100 केबी, 200 केबी, ठीक है, वेक्टर इमेजेस। अच्छा, इसके अंदर हम इसीलिए जो है ना जब लिमिटेड नंबर ऑफ पिक्सेल्स की इंफॉर्मेशन है रास्टर इमेजेस में, तो इसका जो जूम है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। लिमिटेड जूम होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसकी रेजोल्यूशन है जितनी है वो लिमिटेड होती है, तो उसे उतना ही मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं जितना उसकी रेंज है। उससे ज्यादा वो पिक्सेलेट होने लगेगा या चौकोर पिक्सल बने आएंगे, जैसे हम कहते हैं कि पिक्सल डैमेज हो गया, पिक्सल फट गया, आमतौर पर ये कहते हैं ना, तो वो इमेज खराब होने लगेगा। तो ये इसीलिए जो है ना लिमिटेड जूम होता है इसका रास्टर इमेजेस का, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में वेक्टर इमेजेस में क्या होता है, इनफाइनाइट जूम होता है। इनफाइनाइट जूम क्यों होता है, क्योंकि हमने पॉइंट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम स्केलिंग अगर इसकी करेंगे, यानी इसमें स्केलिंग करेंगे या जूम करेंगे तो ये इमेज खराब हो जाएगा। लेकिन इसमें स्केलिंग करेंगे तो हम सिर्फ ये बता देंगे कि पहले फर्स्ट करो 200 से 100 तक एक लाइन ड्रॉ हो रही थी, अब हम कह देंगे भाई 400 से 100 तक ड्रॉ हो रही है, तो वही लाइन थी, सिर्फ हमें पॉइंट्स की कैलकुलेशन चेंज करनी है, इमेज पे पूरे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से रिजल्ट खराब नहीं होता, तो इनका रिजल्ट काफी अच्छा होता है। इसीलिए जितने भी 2D और 3D इमेजेस हैं, 3D ग्राफिक्स वगैरह जितनी भी होती है वो वेक्टर इमेजेस में आती है। उसमें तमाम पॉइंट्स की और पूरा चीजें के कैलकुलेट करके बताई जाती है, यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई या जेड एक्सिस अगर 3D में कर रहे हैं, और 2D में करना तो एक्स और वाई एक्सिस को रखेंगे, ठीक है। इस तरह से इमेजेस ड्रॉ हो रहे होते हैं, ठीक है भाई। तो दो मेजर इश्यूज में यही है कि भाई वेक्टर इमेजेस में जो है ना कलर्स और जो वगैरह जो वो तो हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन इसमें मेन चीज है कि इसका जूम जो है ना इनफाइनाइट होता है, इसका लिमिटेड होता है। इसका साइज ज्यादा होता है इमेजेस के, इसके साइज कम होते हैं इमेजेस के, ठीक है। मेन चीज इसके अलावा इसमें ये है कि अगर हम इसमें जो है ना अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो फर्स्ट करो अगर इसको एक्चुअल रियल इमेज जो हमने कैप्चर किया, उस रियल इमेज का जैसा इफेक्ट सिर्फ हमें रास्टर इमेजेस में मिलेगा। जबकि वेक्टर इमेजेस में अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो हमें थोड़ा एक कार्टूनिश स्टाइल सा लगेगा, जो कि कलर एक्चुअल नहीं होंगे, क्योंकि चीजों को ड्रॉ किया जा रहा है, चीजों को एग्जैक्टली इमेज कैप्चर नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो बिल्कुल रियल इफेक्ट इमेजेस का सिर्फ रास्टर इमेजेस में आता है, जो हम कैमरे वगैरह से कैप्चर कर रहे हैं, वो हम वेक्टर इमेजेस में एग्जैक्टली सेम नहीं ला सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क रह जाता है, क्योंकि चीजें ड्रॉ की जा रही है तो एक तो डिफिकल्ट भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। और इसकी तरह के अगर हम इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स इमेजेस बनाने, इसमें बहुत सारी चीजें हैं एक इमेजेस में, तो वो तो हमें इसका रास्टर इमेज का तो सिर्फ एक इमेज कैप्चर कर लेंगे, वो आ जाएगा इसमें। जबकि वेक्टर इमेज में हमें ड्रॉ करनी है कॉम्प्लेक्स चीजें, तो फिर ये हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो 3D ग्राफिक्स हैवी होती है बहुत ज्यादा, वो इसीलिए होती है कि उसमें एक एक चीज की डिटेल बनानी पड़ती है, ठीक है ना। जबकि रास्टर इमेज में सिर्फ हमें एरिया सेलेक्टेड है, उसमें जो जो पिक्सेल्स हैं वो कलर्स के हिसाब से मेंशन कर दिए। हो सकता है रेजोल्यूशन हाई हो जाए, लेकिन फिर भी एक लिमिट में हम उसे मेंशन कर देंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा इतना मैनेज करना चीजों को, ठीक है भाई। अच्छा, ये तो रास्टर और वेक्टर इमेजेस के दोनों के डिफरेंसेस हो गए। तो आमतौर पर जितने भी हम DSLR वगैरह से या कैमरे से जो भी इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं वो रास्टर इमेजेस होते हैं, और जो ड्रॉ कर रहे होते हैं, जैसे कि ये रास्टर इमेजेस में JPG, BMP, ये ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप है, सही है, BMP बिटमैप इमेजेस, ठीक है। इसके अलावा GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। और इसके अलावा जो है PNG इमेज है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये सारे जितने भी फॉर्मेट हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो ये सारे रास्टर इमेजेस के हैं। जबकि वेक्टर में कॉरल ड्रॉ होता है, कॉरल ड्रॉ का CDR फॉर्मेट है, एक AI फॉर्मेट भी है, ठीक है, यूज नहीं किया मैंने, कभी सुना ही है बस, ठीक है भाई। वो दूसरा इसमें जो है ना वो जितने भी 3D ग्राफिक्स के जितने भी फॉर्मेट हैं वो सब भी इसी में आ जाएंगे। हमारे पास SVG फॉर्मेट है, SVG भी रास्टर ग्राफिक्स का है, ठीक है भाई, ओ सॉरी वेक्टर ग्राफिक्स का ये। तो इस तरह और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स हमें ड्रॉ करना पड़ता है चीजों को, रास्टर में एग्जैक्ट इमेज कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करके जो एरे में हमें फॉर्मेट में मिल रहा होता है रिजल्ट, वो हम दिखा देते हैं इमेज, ठीक है भाई। तो रास्टर और वेक्टर इमेजेस थोड़े से डिस्कस हो गए। तो इसके बाद
अब हम समझते हैं कि भाई ये जो एक इमेज होता है दरअसल वो किस तरह व्यू हो रहा होता है। तो नॉर्मली इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हम देखें तो कोई भी इमेज है वो एक इस तरह से ड्रॉ हो रहा होता है जैसे एक 2D एरे होती है हमारे पास। ठीक है, 2D एरे जिस तरह हमारे पास एक लीनियर एरे होती है, लीनियर एरे में इंडेक्स नंबर होते हैं, उसके जरिए डाटा एंट्री हो रही होती है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। ठीक है, इसी तरह 1 डायमेंशनल एरे है, सेम इसको एक्सेस करना होता है, मैं इसके इंडेक्स नंबर दे देता हूँ, उससे वैल्यू अपडेट कर देता हूँ। इसी तरह हमारे पास 2D एरे होती है, 2D एरे में भी यहाँ पर इंडेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर से लेकिन मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हमें दोनों पैरामीटर देने होते हैं, इसकी रॉज भी और कॉलम्स भी। ठीक है, उसके अंदर हम बताते हैं कि 0 इंडेक्स नंबर पे मुझे 1 वैल्यू अपडेट करनी है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद मैंने कहा 1 पे मुझे वैल्यू अपडेट करनी है 1, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। 2 और 2 पे वैल्यू अपडेट करनी है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो ये डायगोनल में 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो 3x3 पिक्सल का एक छोटा सा व्यू मुझे इस तरह एक लाइन बनी हुई दिख जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इमेज का आउटपुट है क्योंकि 3x3 पिक्सल है, 3x3 एलिमेंट है। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कह रहा हूं 100x100 का इमेज है तो इसका मतलब मुझे एक 2D एरे बनानी पड़ेगी 100x100 की। ठीक है, फिर मैं उसमें मेंशन कर दूंगा कौन कौन सा, जहां पर 1 है वहां ब्लैक लाइन आ जाए, जहां 0 है वहां पर कुछ भी ना आए। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इमेज को। तो हर इमेज हमारे पास एक 2D एरे के फॉर्मेट में होता है। ठीक है भाई, ये बात जब समझ में आई सबको कि 2D एरे के फॉर्मेट में, तो हर इमेज को हम 2D एरे बनाकर उसके अंदर वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम इस तरह अगर मैं चाहूं कि मेरे पास एक ऐसा जो इमेज है इसके अंदर किनारे पे यूं 4-5 पिक्सेल्स बने हुए आ जाए। ठीक है भाई, एक स्क्वायर जैसा बना आता है, तो मैं क्या करूंगा सब जगह 1-1 मेंशन कर दूंगा किनारे पे, कॉर्नर्स पे, और यहां पर सेंटर वाला 0 कर दूंगा। तो ये ऐसी बॉर्डर लाइन सी पॉइंट्स व्यू जाएंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा बहुत स्क्वायर जैसी शक्ल आ जाएगा। अगर मैं इसकी तादाद बढ़ा दूं नंबर ऑफ पिक्सेल्स की, तो ये उस तरह से वैसा इमेज बन जाएगा जैसा मैं चाह रहा हूं। तो जिस जगह 1 लिखेंगे वहां पर डॉट्स आ जाएंगे पिक्सेल्स में, और जहां 0 लिखेंगे वहां कुछ नहीं आएगा। तो मुझे एक ऐसा इमेज दिख जाएगा। इस तरह हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ये चीज जो कहला रही है हम लोग एरे के अंदर चेंजेस कर फिर इमेज प्लॉट कर रहे हैं, ये है इमेज प्रोसेसिंग का बेसिक रूल। इसका मकसद ये है कि हम हर इमेज को एक एरे की फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उसके अंदर चेंजेस करेंगे तो हमें इमेज आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम सब जगह 0 लिखते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक इमेज हो जाएगा। ठीक है भाई, वो ऐसा क्लियर दिखने लगेगा। अच्छा, यहां अभी फिलहाल जो हम 1-0 पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, या इसको मैं बाइनरी इमेज भी कह सकता हूं। बाइनरी इमेज का मतलब है उसकी जो वैल्यूज हैं एरे के अंदर वो 0 और 1 होगी। ठीक है, या ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब भी यही है कि मैं 0 को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दूं, 1 को व्हाइट से कर दूं, या इसका रिवर्स कर लूं, 1 को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दूं और 0 को व्हाइट से कर दूं। लेकिन 2 ही वैल्यूज होंगी, 0 या 1, इसके अलावा नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बाइनरी इमेज कहते हैं। ठीक है भाई, तो बाइनरी इमेज के बाद हम यहाँ पर जिस तरह हमने कहा ये बाइनरी इमेज है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे कलर स्पेसेस होते हैं। कलर स्पेसेस का मतलब है जैसे मैंने कहा कि हमारे पास बाइनरी इमेज है, यानी कलर की इमेज की टाइप्स हैं। तो मैं इसमें हमारे पास एक जिसमें कलर्स होते हैं उसको हम कहते हैं RGB इमेज। इसका मतलब इसके अंदर क्या चीज है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब यहां पर सेम इसी तरह हमारे पास एक इमेज होता है CMYK। CMYK कुछ इस तरह से होता है कि साइन, मजेंटा, 4 कलर से मिलकर बन रहा होता है, ये भी येलो और ब्लैक। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मली प्रिंटिंग के लिए होता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी हम इमेजेस वगैरह कैप्चर कर रहे हैं वो RGB इमेजेस हैं। ठीक है, जो हम प्रिंटिंग वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं वो CMYK है। इसके अलावा एक कलर और होता है HSV, इसका होता है ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू। आमतौर पे इमेज प्रोसेसिंग में जितने भी डिटेल में हम इमेज कैप्चर करना, कलर आइडेंटिफाई करना, इस तरह की चीजों में जो भी यूज कर रहे होते हैं वो HSV होता है, क्योंकि इसमें सैचुरेशन और वैल्यू के जरिए हम लाइटनेस और इसकी इंटेंसिटी एक बार फिक्स कर देते हैं और फिर कलर सारे हमें ह्यू के एक ही बैंड में मिल रहे होते हैं, तो ये एक्सेस करना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, आमतौर पे जो RGB वगैरह, इसके अलावा और भी होते हैं, YCBCR है और इस तरह बहुत सारे YCBCR, इस तरह और भी ये JPG इमेज कंप्रेशन में यूज हो रहा होता है, और बहुत सारे कलर स्पेसेस हैं।
ठीक है। ये इतने सारे टाइप के इमेजेस के बाद अगर हम चाहें तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक होता है बाइनरी इमेजेस, जो अभी हमने बाइनरी इमेज कह लो या इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कह लो, ठीक है। ये भी एक तरह का कलर स्पेस ही कह सकते हैं कि सिर्फ दो ही कलर यूज हो रहा है इसमें, ठीक है, 0 और 1 जो हम अभी देख रहे हैं। अगर 0 1 के अलावा हम आरजीबी और ये वैल्यूज देखें तो इसमें हमारे पास हर पिक्सल पे वैल्यू 0 to 55 की आ रही है, ठीक है। इनमें से वैसे तो हम कोई भी कलर स्पेस चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन कलर में शेड्स में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं मैं एक इमेज यूज कर रहा हूं जिसके अंदर जो है मेरे पास आरजीबी इमेज अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो आरजीबी का मतलब है हमारे पास 3 चैनल्स होंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसका मतलब हमारे पास एक नहीं बल्कि एक चीज के 3 इमेजेस होंगे। एक इमेज होगा मेरे पास रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू, और इन तीनों के अलग अलग शेड्स होंगे इमेज के मेरे पास। अब क्योंकि मेरे पास अगर फर्स्ट करो ये 3x3 ही है, तो इसमें मेरे पास अब यहां पर 0 1 से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, 0 से 255 तक आरजीबी की रेंज इसमें है। हर चैनल की रेंज है, आरजीबी के अंदर 3 चैनल्स हैं और तीनों में हर एक की रेंज है 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक वैल्यू इसमें आ सकती है और ये तीनों मिलकर कलर मेंशन कर रहा है, ठीक है ना, कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहां पर मैं कहता हूं ये 0 कलर है, तो हो सकता है यहाँ 50 हो, इस जगह हो सकता है 14 हो या 12 हो, कोई भी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, या 120 आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पर 0 1 2 5 कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं 0 से लेकर 255 तक। सेम इस तरह यहाँ पर कोई कलर अगर नहीं देना चाहते हम, तो हमने यहाँ 0 1 और 10 इस तरह कुछ दे दिया, 51 वैल्यू 50 वैल्यू, ठीक है भाई। सेम इस तरह यहाँ पर कुछ अलग भी वैल्यूज हो सकती हैं। इन तीनों वैल्यूज को मिलकर जो फाइनल मर्ज एक इमेज बनेगा वो हमारा आरजीबी इमेज बनेगा, जिसमें थोड़ा रेड का शेड भी होगा, ग्रीन भी, ब्लू भी, और तीनों से मिलकर हमें कलर इमेज मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों अपने आप में 3 अलग अलग एरेज होती है, ठीक है। तो नॉर्मली कलर स्पेसेस को यूज कर जब हम कलर इमेज बना रहे होते हैं तो बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमने बाइनरी इमेज बनाया था एक सिंगल एरे से, इस तरह हमारे पास 3 चैनल्स होते हैं, तो 3 एरे बन रही होती है हमारे पास आरजीबी के लिए। तो जब हम इमेज प्रोसेसिंग में काम कर रहे होते हैं आरजीबी में, तो हमें अलग से तीनों को हैंडल करना पड़ता है कि मैं ग्रीन का शेड में चेंज चाह रहा हूं तो मैं ग्रीन वाले चैनल में चेंज करूंगा, इस वाली एरे की वैल्यूज अपडेट करूंगा। रेड में करना चाह रहा हूं तो रेड की वैल्यूज अपडेट करूंगा, ब्लू में करना है तो ब्लू की वैल्यूज चेंजेस करूंगा इसमें, ठीक है। अब चेंजेस करोगे सिर्फ वैल्यू इसकी आगे पीछे करेंगे तो इसमें रिजल्ट आउटपुट चेंज होने लगेगा इमेज का। तो यही चीज इमेज प्रोसेसिंग है कि हम इमेजेस के अंदर जो उसकी एरेज हमारे पास वैल्यूज हैं उनमें चेंजेस करें और उससे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हमारा इमेज को चेंज कर देगा। अब मुझे अगर ब्राइटनेस बढ़ानी है तो उसका अलग रूल है कि मेरे पास मैं इसका तरीकेकार है, इसके एल्गोरिथम डिजाइन किए हुए लोगों ने कि भाई ये इसमें ब्राइटनेस करनी है तो इस तरह से इन वैल्यूज को बढ़ा दो, इन वैल्यूज को कम कर दो, इतने से 128 से प्लस कर दो वैल्यूज, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ तरीके हैं, वो डिटेल में जब देखेंगे तो और क्लियर चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना भाई। तो ये तो कुछ बेसिक कलर स्पेसेस है जो जिस तरह यूज होते हैं। सेम इस तरह हर एक की वैल्यूज इसमें भी फिक्स हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर भी HSV के अंदर भी मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं, ये 100 तक सेट होता है तो ये 360 होता है, ठीक है। बात जगह इसे 255 लिया जाता है, तो अलग अलग वैल्यूज हैं, इसके स्केल्स हैं कुछ, तो जैसे हमें यूज करना होता है हम उन वैल्यूज को अपडेट करते हैं। यहाँ पर हमें 4 वैल्यूज मेंशन करनी पड़ती हैं CMYK में, ठीक है ना भाई। तो खैर ये कलर स्पेसेस हैं अलग अलग, जो जिस तरह का इमेज हम चाहते हैं तो वो हम यूज कर लेते हैं उसमें, ठीक है भाई। ये लेकिन याद रखना कि आरजीबी अगर एक इमेज है तो आरजीबी इमेज के लिए मुझे 3 चैनल्स को बनाना पड़ेगा, जिसमें अगर 1 पिक्सल की वैल्यू मैं चाहता हूं कि फर्स्ट करो फाइनल इमेज जो मेरे पास बन गया आरजीबी इमेज, तो वो तीनों चैनल से मिलकर बना है। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि इस जगह मेरी वैल्यू क्या है लास्ट वाले पॉइंट में, तो यहाँ पर 3 वैल्यूज मुझे मेंशन हो रही होंगी, एक इसकी और एक ग्रीन की, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आरजीबी में। तो मेरे पास आउटपुट में इसकी वैल्यू किस तरह से मिल रही होगी मुझे 0, 55, 1। इसका मतलब आरजीबी ये तीनों वैल्यूज मिलकर एक मुझे वैल्यू मिल रही है। जिस तरह पिछले वाले में हमने बाइनरी के अंदर 0 और 1 ही सिर्फ 2 वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा था, यहाँ पर वैल्यूज की रेंज भी 0 से 255 है और मल्टीपल चैनल्स भी अलग अलग हैं। तो तीनों चैनल की वैल्यू भी, तो एक सिंगल इमेज के अंदर अगर हम एक पिक्सल को उठाते हैं तो वो एक पिक्सल 3 वैल्यूज हमें देता है, रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों की अलग अलग, उससे मिलकर ये आउटपुट बन रहा होता है।
सेम इस तरह अगर मैं इसकी वैल्यू उठाऊंगा तो यहां पर वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 14, 10, 0। ठीक है, इस तरह हमारे पास तीनों चैनल को मर्ज करने के बाद एक फाइनल इमेज बनता है। उसकी वैल्यूज हम इसमें से उठाकर उसमें जो भी मैं इसमें चेंज कर दूं इसमें चेंज कर दूं, क्योंकि एक 3 डायमेंशनल एरे है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली 1 डायमेंशनल एरे एक सिंगल रो होती है, ये 2 डायमेंशनल एरे एक ये है, और ऐसी मल्टीपल चैनल्स आ गए मेरे पास, तो इनको मिलाकर रखूं तो ये 3 डायमेंशनल एरे हो गई। ठीक है, तो नॉर्मली चैनल्स को मिलाकर देखा जाता है कि एक 3D एरे है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए इस पे प्रोसेसिंग करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसके कुछ एल्गोरिथम्स के रूल्स बने हुए हैं सारे, दोनों हम यूज करते हैं, फंक्शंस बने हुए हैं, तो वो ज्यादा आसानी से काम हो जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह अगर हम इमेजेस के अंदर, ये तो समझ में आ गया तुम्हें कि एक 2D एरे और 3D एरे की तरह इमेज काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं कहूं एक इमेज को मुझे पूरा क्लियर करना है, तो मैं सब जगह, जैसे अगर 0 कोड रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट करो ब्लैक को, तो मैं कहूंगा सब जगह ब्लैक लिख दो, तो ब्लैक कलर आ जाए, इसका मतलब सबको मैं 0 0 कर दूंगा। सबको 0 कर दूंगा तो सारे पिक्सेल्स की वैल्यू 0 0 0 0 0 हो जाएगी, 3 3 0 तीनों चैनल पे, तो ये एक ब्लैक इमेज हो जाएगा। मैं चाहता हूं डायगोनल में व्हाइट हो जाए, तो व्हाइट की वैल्यू फर्स्ट करो 255 है। ठीक है, तो मैंने तीनों 255 कर दी वैल्यूज, तो 8 GB तीनों के हिसाब से व्हाइट, तीनों के हिसाब से 255, तो ये व्हाइट कलर बन जाएगा। ठीक है, वो उसके कोड है, वो हमें कलर स्पेस होता है उसमें हमें मिल सकते हैं कि कौन सा कोड है, हम वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैं तीनों जगह सेम वैल्यू रख देता हूँ, तो मेरे पास ये एक ऐसा आउटपुट में एक ऐसा डायगोनल सा व्हाइट कलर में और बाकी सारा ब्लैक कलर में ये व्यू है। ठीक है भाई, या मैं इसका रिवर्स करना चाहूँ, यहाँ 0 कर दूं, बाकी सबको मैं व्हाइट कर दूं, तो वहां 2 कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम इमेजेस बना रहे होते हैं। तो इसके अंदर हम ओवरले इमेज बनाना है, इमेज के ऊपर कुछ और से राइटिंग करनी है, कुछ लिखना है, तो वो भी हम उसके सिर्फ पिक्सल की वैल्यूज चेंज करते हैं, वो रिजल्ट में चेंज आ जाता है। इमेज को क्रॉप करना है, तो हम कहते हैं यहां से यहां तक के एलिमेंट उठा लो, तो पहली रो और ये वाला कॉलम उठा लिया, तो इस तरह से वो क्रॉप होकर वो पार्ट अलग हो गया, बाकी के एलिमेंट हमने डिस्कार्ड कर दिए। तो इमेज क्रॉपिंग, इमेज सारे टूल इस तरह से इसमें काम करेंगे। ठीक है भाई, ये तो इंटरनली डीप डाउन इसके इमेज के डिटेल समझने का तरीका हो गया। अब इमेज प्रोसेसिंग के अपने कुछ एल्गोरिथम्स हैं कि भाई नॉर्मली अगर फर्स्ट करो एक इमेज है हमारे पास, इस इमेज को हम कहेंगे, एक तो जैसे मैंने शुरू में कुछ ऑपरेशन लिखे थे, ब्लर करना, शार्प करना। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक चीज और होती है, वो होता है एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन की इमेजेस में होता है, इससे फायदा क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई सर्किल बना हुआ है इमेज में, तो तुम चाहते हो मुझे जहां जहां ये सर्किल है तो यहां तक का इमेज मुझे मिले, या यहां पर एक हाईलाइटेड लाइन मुझे मिल जाए। ठीक है, तो एज डिटेक्शन का मकसद क्या होता है कि यहां पर अगर देखें तो हम, जैसे हमें ये पता है कि हम ये रॉज और कॉलम्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम बारी बारी एक एक एलिमेंट को रीड करेंगे यहाँ पर रॉ को, और जहां देखेंगे जहां मुझे रॉ मिली, सही है, जैसे ये फील्ड है पूरा, इसके अंदर कलर पूरे में हुआ हुआ, ये फील्ड कलर में है, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे आउटपुट में सिर्फ इसकी बॉर्डर आउटलाइन मिल जाए, ये फील्ड ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, तो एक एज डिटेक्शन का एल्गोरिथम है जो कि कॉर्नर्स आइडेंटिफाई कर लेता है, यानी एजेस। किस तरह से आइडेंटिफाई करता है, बेसिक कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आकर 1 बाय 1 वैल्यूज, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे का मतलब है मैं नेस्टेड लूप से चला के देख सकता हूं। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 आइडेंटिफाई करूंगा, तो जहां पर मुझे पिक्सल का कलर चेंज मिलेगा वहां की वैल्यू मैं यहां अपडेट कर दूंगा इस इमेज में। उसके बाद फिर आगे तक जब सेम कलर चलेगा तो मैं छोड़ दूंगा, बाकी जहां से मुझे चेंज मिला वापस कलर खत्म हो रहा है तो यहां अपडेट कर दिया। सेम इस तरह दूसरी रो में चले तो यहां से यहां, इससे पहले हम यहां ढूंढ चुके होंगे, तो इस तरह हमें एजेस मिल रहे होते हैं कि पहले स्टार्ट से लेकर गए सब में व्हाइट वैल्यू मिल रही है, जहां पर ब्लैक कलर मिला वहां पर ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर, सही। मिसाल के तौर पर ये बना हुआ नहीं है तो हमने यहाँ ये ड्रॉ करी लाइन, उस पॉइंट पिक्सल ड्रॉ किया, उसके बाद सेम कलर फील्ड मिल रहा है, ये ब्लैक कलर, इसे छोड़ दिया, जहां ब्लैक खत्म हुआ उसके बाद व्हाइट मिल रहा है वहां वाले पिक्सल को भी अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये एक सर्किल इस तरह से एक एक करके मिलता हुआ बन जाएगा यहाँ। ठीक है भाई, तो ये एक सर्किल वाली शेप हमें पिक्सल्स के हिसाब से मिल जाएगी। तो ये तरीका होता है एज डिटेक्शन का, कि जहां पर चेंज आ रहा है कलर में वहां वाले पिक्सल को उठाकर प्लॉट कर दो, तो इससे हमें एजेस मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है ये सर्किल हो, ये किसी भी तरह की शेप हो सकती है, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, कोई सी भी शेप हो। ठीक है भाई, कोई और ज्योमेट्रिक शेप के अलावा भी हो सकता है, कुछ भी जरूरी नहीं है, जैसा इमेज है वो। ठीक है, तो एज डिटेक्शन एक ऐसी चीज है, ऐसा एल्गोरिथम पहले से बनाया हुआ है जिसका काम ये है कि वो एजेस आइडेंटिफाई करके प्लॉट कर देता है। उसके बाद अंदर किस तरह से वो कुछ इमेजेस हैं कुछ नहीं है फर्ज करो, तो इसका भी आउटपुट ये सिर्फ एजेस के हिसाब से ऐसा ही देगा, इसके अंदर वाली चीज को ड्रॉ नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम चाहते तो, और हम चाहते हैं हम ड्रॉ करें तो हम उसके बाद भी आइडेंटिफाई कर लें।
कि भाई ये वाला पिक्सल मुझे मिल जाए और ये वाली चीज, तो ये मैं इस तरह भी आइडेंटिफाई करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स काम है, अगर हम डिटेल में जब इसको यूज करोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छा आइडिया होगा कि एजेस आइडेंटिफाई करना। लेकिन मेन मोटिव ये है एजेस का कि एक जो आउटलाइन है हमें वो मिल जाए चीज की, इमेज की। ठीक है, तो ये एज डिटेक्शन होता है। ठीक है भाई, इसी तरह सेम बिलर होता है। बिलर का काम भी यही है। नॉर्मली तो हम जैसा ना तुमने बिलर क्या कर रहा होता है कि तुम थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस कर देता है रिजल्ट। मिसाल के तौर पे ये एक सर्किल बना हुआ है, मैं चाहता हूं इसको बिलर कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, तो इसका जहां पर ये सर्किल बना हुआ है उससे पहले वाला एक इमेज का कलर उठाकर, जो एक पिक्सल है उसका कलर उठाकर इसके साथ दोनों का एवरेज लूंगा। तो एवरेज लेने से यहाँ पर जो मैं इमेज पुट कराऊंगा दोनों जगह, वो एक इससे थोड़ा लाइट कलर का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों लाइट लाइट होते होते एक डबल सा बिलर शेड मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो डबल सी लाइनें आ जाएंगी, लेकिन इससे थोड़ा लाइट कलर में आएंगी मेरे पास, तो ये थोड़ा सा बिलर हो जाता है। तो बिलर में भी एवरेज ले लेते हैं पिक्सल्स का। इसी तरह अगर शार्प करना है तो हम उनके कलर की जगह एक और हाईलाइटेड कलर रखवा देते हैं। अगर कंट्रास्ट करनी है मुझे, मतलब या ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ानी है, तो मैं और बड़े रेंज का कलर, मिसाल के तौर पे वैल्यू अगर कलर की 128 आ रही है तो मैं उसे जो है ना 180 कर देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ वैल्यू को, तो वो लाइट कलर की तरफ जाएगी, तो वो थोड़ा सा ब्राइट होने लगेगा इमेज। मुझे डार्क करना है तो अगर 128 पिक्सल की एक की वैल्यू आ रही है, कॉमा 128 या कॉमा 20 और कॉमा 100, तो मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा तीनों को एक साथ। तो मैं कहूंगा भी इसमें से 20 रिड्यूस कर दो, तो वो 108, 0 और 80। अब ये वैल्यू रिड्यूस हो गई तीनों की आरजीबी पिक्सेल्स की, तो वो एकदम डार्क हो जाएगा इमेज। तो ये चेंजेस हम कर रहे होते हैं पिक्सेल्स के अंदर, और यही पार्ट है इमेज प्रोसेसिंग का। ठीक है, इसके जरिए हम मुख्तलिफ इमेजेस अपने पास उसको किसी भी तरह की चेंजेस चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है भाई, और भी बहुत सारे इसके ऑपरेशन हैं। एज डिटेक्शन में ही बहुत सारे रूल्स हैं। सोबल एज डिटेक्शन है, सही है। फिर एक कैनी एज डिटेक्शन होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं इसमें। तो मेन मकसद यही है कि इमेजेस की अगर डीप डाउन हम डिटेल समझ जाएं कि किस तरह एक एरे में इमेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और फिर हम उस पर प्रोसेसिंग करें, तो हम उसका आउटपुट सही से मैनेज भी कर सकते हैं, और किसी भी तरह का इमेज चाहे हम उसको आइडेंटिफाई करके बना सकते हैं उसे। ठीक है, लेकिन हम बने बनाए एल्गोरिथम भी बहुत सारे हैं, उसके जरिए भी उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें पाइथन पे इमेज प्रोसेसिंग का कोई भी काम करना है, अगर तुम चाहते हो पाइथन पे कोई चीज यूज करो, तो इसके लिए एक अच्छी लाइब्रेरी है इसकी, ओपनसीवी का फ्रेमवर्क है पूरा, लाइब्रेरी भी है। तुम चाहो तो इंपोर्ट ओपनसीवी करके, ओपनसीवी पिप इंस्टॉल के जरिए इंस्टॉल होगी पहले, सही ना। मेरे ख्याल से कुछ इस तरह लिखते हैं, पिप इंस्टॉल opencv-python। ठीक है भाई, ये अपने पास कमांड लाइन में लिखोगे तो तुम्हारा ओपनसीवी इंस्टॉल हो जाएगा, और इंपोर्ट में प्रोग्राम के अंदर अपने तुम करोगे इंपोर्ट cv2। ठीक है भाई, तो ओपनसीवी तुम्हारे पास इंपोर्ट होके आ जाएगा। उसके कुछ अपने बनाए बनाए फंक्शन है, इमेज को रीड करना, ठीक है, इमेज को सेव करना, इसके अलावा इमेज को क्रॉप करना, रीसाइज करना। ठीक है, रीसाइज के बाद इमेजेस के अंदर उसको अलग से एक और जगह समझो कन्वर्ट करना। मुख्तलिफ जो कलर स्पेसेस हमने पढ़े उनमें से किसी भी कलर स्पेस में हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना, ताकि अपनी जरूरत के हिसाब से हम जो कलर चाहें। किसी के चैनल को अलग को स्प्लिट करना, ठीक है, स्प्लिट से मतलब है कि अगर मैं RGB में सिर्फ R वाला पार्ट अलग करना चाहता हूं तो मैं वो पार्ट अलग कर सकता हूं। इसके अलावा भी और लाइब्रेरीज हैं इमेज प्रोसेसिंग की पाइथन में, एक PIL होती है लाइब्रेरी, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, अगर तुम चाहो तो यूज कर सकते हो। लेकिन बेस्ट और आसान तरीन जो है वो ओपनसीवी है। तो ओपनसीवी ज्यादा अच्छा फ्रेमवर्क है। इसमें जो हम नेक्स्ट लेक्चर अपना जो करेंगे उसमें जो हम कंप्यूटर विजन का टॉपिक जो कवर करेंगे तो वो भी इसमें ओपनसीवी के जरिए हो सकता है सारा का। ठीक है भाई, अच्छा, इमेज प्रोसेसिंग में तमाम वो चीज आती है, ये एक मेजर फील्ड है, इसके अंदर तमाम वो चीजें आ जाएंगी जो कि कंप्यूटर विजन की चीजें भी हैं। ठीक है, कंप्यूटर विजन एक अलग इसकी सब टाइप कह सकते हैं कंप्यूटर विजन। ठीक है, पहले मेजर फील्ड जो है वो इमेज प्रोसेसिंग है, उसके अंदर हम कहेंगे वो है कंप्यूटर विजन। इमेज प्रोसेसिंग का मतलब है इमेजेस पर कोई भी काम हो रहा हो, जो कि हम अभी देखा, सही, किसी भी तरह से इमेजेस को चेंज किया जाए, उसमें कोई टेक्स्ट लिख दो, उसमें इमेज में दूसरा इमेज मर्ज कर दो, इमेजेस को स्प्लिट कर दो, क्रॉप कर दो, रीसाइज कर दो, ब्लर कर दो, शार्प, या जो भी कोई काम करना हो इमेजेस पे,
लेकिन कंप्यूटर विजन का मेन मोटिव ये है कि कंप्यूटर विजन, वैसे तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसे, लेकिन इन कंप्यूटर विजन का मेन मोटिव ये है कि कंप्यूटर को इस काबिल बना दें हम कि वो इमेजेस को देखकर कुछ इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से प्रिडिक्ट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। तो ये मोटिव होता है कंप्यूटर विजन का, यानी वो सिर्फ इमेजेस को प्रोसेस ही ना करे बल्कि उनमें से इंफॉर्मेशन समझ भी ले कि क्या बताया जा रहा है, कि इमेज है तो किस चीज का। यही वजह है कि इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसा कि वैसे तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन तो फेस डिटेक्शन है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, ठीक है, थंब इंप्रेशन है, थंब प्रिंट जो होते हैं, थंब प्रिंट डिटेक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर विजन का पार्ट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, रेटिना डिटेक्शन, जो जो आइरस डिटेक्शन होता है, या कोई भी पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो इस तरह कोई भी चीज हो, फेस डिटेक्शन अलग है, फिर फेस रिकॉग्निशन अलग है। फेस रिकॉग्निशन, फेस डिटेक्शन का मतलब है ये आइडेंटिफाई करना कि इस इमेज में एक फेस है, और फेस रिकॉग्निशन ये किस चीज का फेस है, किस बंदे का फेस है, तो ये आइडेंटिफाई करना, ये फेस रिकॉग्निशन होता है, ठीक है ना। तो खैर ये सारा कंप्यूटर विजन का पार्ट है, तो ये हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें। तो अभी फिलहाल इसे यहीं तक रखो कि तुम्हें ये आइडेंट पता चल जाए कि ओवरऑल इमेज प्रोसेसिंग में हम इमेजेस के ऊपर जितना भी काम करना चाहते हैं और कितनी भी तरीके से इमेजेस को हम चेंज करना है, उसे क्रॉप कर लें और जो भी उसमें इंटरनल प्रोसेसेस करें, तो वो हम इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। इसके लिए हमें इमेजेस को एक 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद उसमें हम जितने भी चाहें उसकी वैल्यूज आगे पीछे लेके उसमें चेंज कर लें, ठीक है। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ एल्गोरिथम्स बने हुए हैं पहले से, कुछ हम चाहें तो खुद मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं इसमें। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और इन फ्यूचर अभी भी स्टिल इस पे बहुत सारा काम बाकी है। और वैसे तो ये फील्ड 1980s की है, लेकिन स्टिल अभी भी इसमें तकरीबन 20% भी काम नहीं हुआ है सही मायनों में, तो बहुत कुछ इसमें काम बाकी है। अगर इसको हम आगे चल के जो मर्ज कर दिया, दरअसल इसको इस तरह कर दिया कि इमेज प्रोसेसिंग की फील्ड के अंदर हमने कंप्यूटर विजन को, जब से कंप्यूटर विजन को इन्वॉल्व किया इसमें, तो कंप्यूटर विजन के हिसाब से इसमें बहुत सारा काम बढ़ गया, क्योंकि इसमें जितने भी तुम्हें पता है फेस रिकॉग्निशन वगैरह ये सारे टूल और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, तो कंप्यूटर को इस लायक बनाना कि वो खुद समझकर फैसला करने लगे, ठीक है, इमेजेस को देखकर, तो ये कंप्यूटर विजन के पार्ट आ गया। इसको यूज करने के लिए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब इसमें जो है ना, इन फ्यूचर और अभी भी स्टिल इस पे ही सारा काम चल रहा है, और इस पे जितने एल्गोरिथम डिजाइन किए जा रहे हैं सारे के, तो इसके साथ इसमें मर्ज कर दी जाती है फील्ड डीप लर्निंग की। तो ये बिल्कुल अभी रिसेंट एक अच्छी फील्ड बन गई है, डीप लर्निंग प्लस कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन को, एल्गोरिथम्स को डीप लर्निंग के साथ मर्ज करके यूज कर रहे हैं लोग, और उससे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और मुख्तलिफ एल्गोरिथम बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मशहूर भी हैं बहुत सारे। खैर वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे डिटेल में। तो मेन चीज ये है कि ये इसकी सब फील्ड है, तो तुम बेसिक्स समझ लो इमेज प्रोसेसिंग की, तो तुम्हें आगे की ये चीजें समझने में आसानी होगी। तो नियर फ्यूचर अगर तुम अपना कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी इस पे बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और बहुत आसानी से बन सकता है। ये इतना टिपिकल है नहीं, देखने में लगता है कि मुश्किल है, जब तुम इसमें एक बार इसको समझना शुरू कर दोगे तो तुम्हें डिटेल में हर चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके बाद कंप्यूटर विजन कवर करते हैं, ठीक है।